देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया। अच्छा देखो हम लोग कैश फ्लो तो कर रहे थे, उसमें कुछ होमवर्क बाकी रह गया था। अच्छा মৌসুমী কতগুলো বাকি আছে হোমওয়ার্ক, মানে কোনগুলো করলে, মানে আমি ক্লাসে করাবার পর আর কটা কোশ্চেন আমি করতে দিয়েছিলাম? দুটো मैम, 5 6। 5 और 6। अच्छा ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है हमारा 5 और 6। ठीक है, देखते हैं उसको, लास्ट में करवाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अच्छा पहले एक बात बता देते हैं। देखो वैसे तो ये सबके लिए अपना अपना अकाउंट्स क्लास है। जैसे अभी तक इस क्लास में जो भी पढ़ रहा है, जैसे रोशनी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सीएस का जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये एक ही होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो রশনির কোনো প্রবলেম নেই, রশনি যে ক্লাসটা আছে সেটাই, মানে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এরই এটা চলছে। আচ্ছা প্রীতি আর প্রীতম তোমাদের বিকম এর জন্য যেটা হচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা আর দিদি হ্যাঁ বলো। বুঝলাম না, একটু আরেকটু বলুন। হ্যাঁ আমি আসলে বলতে চাইছি একটু যাদের চেঞ্জ হচ্ছে তাদের জন্য বলছি, তোমার ওরকমই থাকছে। আমি বলে দিচ্ছি তোমার ব্যাপারটা। অ্যাকচুয়ালি দেখো मौसमी আমি আজকে যে চ্যাপ্টারটা করছি, देखो रेशियो एनालिसिस जो हम चैप्टर आज करवा रहे हैं, रेशियो एनालिसिस, ये एक्चुअली सीए इंटर पहले बता देते। सीए इंटर में हमारा एफएम में है, मतलब तुम लोग जो सर के पास करते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन ये हम करवाते हैं इसीलिए हम करवा रहे हैं बिकॉज मैंने कैश फ्लो करवाया तो इससे रिलेटेड, मतलब ये भी एक एनालिसिस टूल्स है, तो सारा एक ही साथ करवाना है। तो कैश फ्लो भी हम करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि तुम लोग का मतलब सीए इंटर का किस में है, अकाउंट्स में है। ठीक है, सीए इंटर का अकाउंट्स में और एफएम में भी होता है, लेकिन जो ये वाला है रेशियो एनालिसिस है वो सिर्फ एफएम में होता है, अकाउंट्स में नहीं होता है। तो बस इतना समझो कि ये जो टॉपिक आज अभी हम लोग करेंगे वो सीए इंटर में एफएम में आने वाला है। और सीए में इंटर मीन्स हम मौसमी के लिए बोल रहे हैं सीए में इंटर, क्योंकि ग्रुप 2 है इसीलिए हम प्रीति को भी नहीं मान रहे, क्योंकि प्रीति का सिर्फ ग्रुप 1 है। तो सीए में इंटर ग्रुप 2 में वो भी एफएम में ही आता है। ठीक है, और सीएस एग्जीक्यूटिव का एक ही होता है, सीएस एग्जीक्यूटिव का जो है दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, इन लोग का एफएम में नहीं आता, जबकि इन लोग का भी एफएम है। ठीक है, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। তো রশনিকে আমি এটাই বলছিলাম, রশনি তো আমার কাছে এটাই পড়ো, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং, তোমার এই ক্লাসটা তোমার জন্য এইটা, ঠিক আছে। তো তোমার এটা এই টপিকটাতেই আসবে, মানে তুমি আমার কাছে যে ক্লাসটা করো তোমার এফএম এ নয়, এটা বুঝতে পারলে? আচ্ছা দিদি ठीक है, एटाई मैं बोलते हैं जी। और इसीलिए हम बता दे रहे क्योंकि अभी तक जैसे प्रियतमा का जो चल रहा है वो तो चल रहा है अकाउंट्स के लिए ना, इसके पहले तुम लोग जो कैश फ्लो किए वो सीए इंटर के अकाउंट्स में है, लेकिन एफएम में भी होता है। लेकिन अभी मेरा कंफर्मेशन, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि एफएम में है कि नहीं कंफर्म, लेकिन ये जो सीए में इंटर का ये एफएम में होता है। अब ये हम करवाएंगे इसीलिए हम तुम लोग को भी करवा रहे हैं। और प्रीति प्रीतम का ठीक है, उन लोग को कुछ पता नहीं करना पड़ेगा इस बारे में, ठीक, उन लोग को कोई अलग नहीं करना है टॉपिक को। ठीक है, तो ये अकाउंट्स का नहीं है, फिर तुम लोग अगर अकाउंट्स में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, अकाउंट्स में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, स्पेशली हम प्रियतमा और मौसमी के लिए बोल रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? है दीदी। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग शुरू करते हैं रेशियो एनालिसिस। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने किया तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है, देखो नॉर्मली रेशियो का मतलब, मैथमेटिक्स टर्म में रेशियो का मतलब क्या होता है बोलो? नॉर्मली हम लोग कैसे डेटा को रेशियो बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स टर्म में बोलो रेशियो क्या होता है? मैथमेटिक्स, हाँ बोलो, अरे बार बोलो। 1:1, 1:2, हाँ 1:1, 1:2 कुछ भी हो सकता है। ऐसा नोटेशन से जब हम लोग कुछ लिखते हैं उसे रेशियो बोलते हैं। मतलब हम लोग अगर कुछ डिवाइडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, हम लोग अगर कुछ डिवाइडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग उसको रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1:1, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, सेम टाइप, मतलब सेम यूनिट का डेटा होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 1 किलो डिवाइडेड बाई 20 आवर्स कर सकते हैं, मुझे बताओ क्या इससे कोई रेशियो निकल पाएगा? बोलो क्या ये सही है? बताओ। मैंने नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट अगर सेम नहीं होता, यूनिट मतलब ये किलो है ये आवर है,
तो नहीं होगा, रेशियो नहीं बनेगा। रेशियो बनने के लिए हमें क्या चाहिए, रेशियो के लिए हमें चाहिए सेम यूनिट। तभी तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, तभी रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है। मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 किलो डिवाइडेड बाय 5 किलो, क्या इसका रेशियो बता पाओगे? 1:5। 1:5। तो इसमें क्या किलो लिखा हम लोगों ने, या फिर किलो किलो कट हो गया? किलो किलो हाँ, किलो किलो कैंसिल हो गया। मतलब रेशियो एक यूनिट फ्री है, यूनिट फ्री स्टेटमेंट है। रेशियो में कभी यूनिट नहीं लगता, क्यों? क्योंकि रेशियो बनता ही है सेम यूनिट का। तो अगर हम लोग सेम यूनिट को कैंसिल कर देंगे तो हमें कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा, इसीलिए रेशियो में कभी यूनिट हमें नहीं लिखा हुआ मिलता है। और ऐसे जब अलग अलग यूनिट के होते हैं तो उनसे रेशियो कैलकुलेट भी नहीं होगा। तो रेशियो तभी होगा अगर सेम यूनिट का होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो भी रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो रुपीज में करेंगे, समथिंग रुपीज और रुपीज, ठीक है। अब रुपीज कोई भी चीज हो सकता है, जैसे प्रॉफिट बाय सेल, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट को भी रुपीज में डिफाइन कर सकते हैं, सेल को भी रुपीज में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट बाय सेल, इससे भी हम लोग रुपीज रेशियो निकाल सकते हैं। ये तो गया हमारा नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म्स की रेशियो में एक्चुअली रेशियो कैसे बनता है। अच्छा, अब देखो थोड़ा लिखना पड़ेगा आज, ठीक है, ये नोट्स लिखना पड़ेगा। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का जरूरत क्या है? देखो, रेशियो एनालिसिस हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग कंपनी का जो कंडीशन है उसे आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। कंपनी का जो कंडीशन है उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, इसीलिए हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं। और उसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मिलेंगे, उसके थ्रू से हम लोग कंपनी का जो कंडीशन है उसे एनालिसिस करेंगे। तो कंपनी का जो कंडीशन उसे एनालिसिस करने के लिए ये मैथमेटिकल सिचुएशन ही क्यों आइडेंटिफाई किया गया, क्यों रेशियो में ही हम लोग एनालिसिस करेंगे? तो देखो, उसके लिए लिखो कि एब्सोल्यूट फिगर्स, अगर कुछ एब्सोल्यूट फिगर्स हमें मिलता है, अभी समझाते हैं क्यों ऐसा लिखवा रहे हैं। एब्सोल्यूट फिगर्स बाय देमसेल्व्स do not provide any concrete information, ठीक है। हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है एब्सोल्यूट फिगर से। देखो मैंने क्या लिखवाया है, मैंने लिखवाया है एब्सोल्यूट फिगर्स बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन। देखो अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग मत लिखो, हम सिर्फ तुम लोगों से पूछ रहे हैं, यहाँ पर बाकी और भी लिखवाएंगे। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं मैंने टेस्ट लिया है तुम लोगों का और तुम लोग को मिला है 100, ठीक है। इससे तुम लोग क्या डिफाइन, सॉरी रुपीज क्यों लिख रहे हैं, 100 मिला है, मैंने तुम लोग का टेस्ट लिया है, 100 मिला है। अब बताओ तुम लोग को अच्छा मार्क्स मिला या बुरा मार्क्स मिला? एनालिसिस क्या करेंगे, टेस्ट हुआ है 100 मिला है, घर पे दिखा रहे हो कि हाँ मुझे 100 मिला है, तो बताओ घर वाले को, मतलब घर पे पेरेंट्स हो या फिर कोई भी ब्रदर सिस्टर जो भी हो, उनको कैसे पता चलेगा कि आपको सही मतलब कितना अच्छा मार्क्स मिला है? क्या सिर्फ 100 से एनालाइज हो जाएगा कि कितना मिला है? तो वो आपसे क्या पूछेंगे, वो तुम लोगों से क्या पूछेंगे कि 100 तो मिला, समझ में आया, क्या पूछेंगे बोलो? उनका क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ टोटल में, हाँ टोटल कितना है ये पूछेंगे, कितने में 100 मिला। अब मान लो टोटल है 200, तो उतना तो अच्छा नहीं हुआ, 50% हुआ। लेकिन अगर टोटल है मेरा 100 तो 100 आउट ऑफ 100 मिला है, तो वो बहुत अच्छा बात है। देन एब्सोल्यूट फिगर किसी काम का नहीं है अकेले, ठीक है, अकेले एब्सोल्यूट फिगर कोई काम का नहीं। लेकिन यही चीज जैसे अगर हम बोलते कि हम तुम लोग को जो टेस्ट का रिजल्ट है वो परसेंटेज में दे रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं अगर तुम लोग को 200 में 100 मिला है, यही वाला कंडीशन ले लेते हैं, 200 में 100 मिला है यानी 50% मिला है, हम बोल रहे हैं 50% मिला है टेस्ट में। अब ले जाके घर पे दिखा रहे हो, क्या उनको पूछना पड़ेगा कि कितने में मिला है 50%, मतलब कितना मार्क्स कितने आउट ऑफ कितने में मिला है, या वो कैलकुलेट कर लेंगे? बताओ। नो मैम, कैलकुलेट कर लेंगे कैसे कि 50% मतलब 50/100, तो ये भी एक रेशियो फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 मतलब ये हुआ टोटल जितना भी है उसमें हमें आधा मिला है,
2 में 1 मिला है, ये कोई मार्क्स नहीं बताता है हमें, मतलब ये कोई टोटल अमाउंट नहीं बताता है, ये एक प्रोपोर्शन मतलब रेशियो बताता है, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उसे प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो ये हमें एक रेशियो बताता है, 1:2 बेसिस पे मिला है, मतलब 1:2 बेसिस अगर बोलोगे तो मतलब यही होगा कि हम लोगों का जितना भी टोटल मार्क्स था उसमें हमें 1 मिला है, 2 में 1 मिला है मतलब आधा, 2 में 1 मिला है मतलब आधा। अब 2 मिला है, अब मान लो जितने का एग्जाम था, अगर 500 का एग्जाम था तो 500 इंटू 2 करेंगे 1000, और 100 इंटू कितना करेंगे, सॉरी 1 इंटू कितना करेंगे 500, तो कितना हो जाएगा 500। मतलब मेरा बात समझने का कोशिश करो, मैंने 1:2 के नंबर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, अगर मेरा एग्जाम 500 का था, अब पेरेंट्स ऐसे अंदाजा लगा लेंगे, अगर तुम लोग का एग्जाम 500 का था ऐसा अगर है तो वो लोग 500 इंटू 2 करेंगे और 500 इंटू 1 करेंगे, तो 1000 में 500 मिला तो भी 50%। अगर तुम लोग का 100 का एग्जाम था तो 100 में 2, मतलब मेरा जो बेस है वो इतना होना चाहिए, 1:2 रेशियो में बेस ही बताता है। अब जितना मार्क्स है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो वही कि एब्सोल्यूट फिगर, मेरे इतने सब कहने का इतना ही मतलब कि एब्सोल्यूट जो फिगर था वो हमें अकेले कुछ नहीं बताएगा। टोटल 100 मिला है तो कितने में मिला है कैसे पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है। लेकिन इसी को अगर हम लोग परसेंटेज, जिसको हम लोग बाद में रेशियो में भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कितने में मिला है। तो इसीलिए मैंने लिखवाया, देखो एब्सोल्यूट फिगर्स बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। उसके बाद लिखो वंस दे आर कंपेयर्ड, जब हम लोग कंपेयर करेंगे विथ द रिलेटेड नंबर जो भी चाहिए हमें, जिस चीज का एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है उससे रिलेटेड नंबर से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा। दे प्रोवाइड द नीडेड इंफॉर्मेशन। अब बिजनेस के रेस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक्स लिमिटेड नेट प्रॉफिट, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, उन लोगों का नेट प्रॉफिट है 40 करोड़। अब बताओ इससे क्या पता कर पाओगे, कोई एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, उसका प्रॉफिट हुआ है 40 करोड़, ये ठीक है 40 करोड़ हम लोग को बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है 40 करोड़, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि एक्चुअली बताओ प्रॉफिट किसके ऊपर हम लोग कंपेयर करते हैं। हमें इतना तो पता होगा कि प्रॉफिट हम लोग किसके ऊपर कंपेयर करते हैं, उससे हमें रेशियो भी नहीं भी पता है तो क्या हुआ, प्रॉफिट कैसे कंपेयर कर सकते हो, किसके ऊपर प्रॉफिट कंपेयर करते हो, सेल्स मैम। सेल्स, करेक्ट, सेल्स के ऊपर करते हैं। तो हमें देखना चाहिए ना कितना सेल करके 40 करोड़ कमाया है, वो भी तो देखना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना अच्छा हुआ है। तो 40 करोड़, तो इसीलिए ये अकेला सफिशिएंट नहीं है, तो हमें सेल का डेटा चाहिए, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं दिस इज नॉट सफिशिएंट टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्स। इससे प्रॉफिटेबिलिटी एक्स का पता करना उतना आसान नहीं है ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, हम लोग नहीं पता कर सकते, हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मान लो फर्दर इंफॉर्मेशन भी मिल गया, फर्दर इंफॉर्मेशन, अच्छा क्या मिला फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं। सेल्स 160 करोड़ और टोटल एसेट 120 करोड़। गुड इवनिंग ऋषभ। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, सेल्स 160 करोड़ और टोटल एसेट 120 करोड़। अब बताओ क्या पता चल रहा है कि कितना प्रॉफिट कमाया है, मतलब प्रॉफिट अच्छा है कि बुरा, कितना कमाया वो तो पता चला। बताओ प्रॉफिट क्या ठीक है, बताओ प्रॉफिट ठीक ठाक है, कितना % प्रॉफिट कमाया है बोलो। ये दो इंफॉर्मेशन है, तुम लोग अपने हिसाब से मतलब मुझे
कैलकुलेट करके बताओ कि कितना % प्रॉफिट कमा लिया है, कैसे कैलकुलेट करो? 25%. 25%, करेक्ट. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. ठीक है, 25% प्रॉफिट कमाया है, कोई बात नहीं, खराब तो नहीं कमाया है, लेकिन हम लोग को पता चल गया कि कितना % है, तो हम लोग इसका कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज गुड एनफ इंफॉर्मेशन. ये काफी है हमारे लिए पता करने के लिए कि कंपनी का क्या कंडीशन है. गुड एनफ इंफॉर्मेशन टू कैरी आउट ए प्राइमा फेसिया एनालिसिस. तो देखो, इससे हमें एक एनालिसिस करने का मौका मिल जाएगा कि हाँ कंपनी का अभी क्या कंडीशन है. तो देखो, हम लोगों ने 160 रुपए का सेल किया, सॉरी 160 करोड़ का सेल किया, 40 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. और एक चीज भी बोल सकते हैं, हम लोगों ने 120 करोड़ एसेट में इन्वेस्ट किया है. टोटल एसेट मतलब फिक्स्ड प्लस करंट, तो हम लोगों ने 120 करोड़ का एसेट में पैसा लगा दिया है, फिक्स्ड और करंट मिला के, और हम लोग को अभी इस साल का प्रॉफिट कितना है, 40 करोड़ का है. तो ये दो चीज हम लोग थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे. अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है. व्हाट इज द पर्पस और ऑब्जेक्टिव of investing in asset. इस इंफॉर्मेशन से मैंने पहला क्वेश्चन रेज किया. ये एक्स लिमिटेड के ऊपर जो मैंने यहाँ पर मतलब केस लिखा है कि एक्स लिमिटेड ने प्रॉफिट इतना कमाया, इतना सेल्स किया, इतना टोटल एसेट पे इन्वेस्टमेंट किया है. अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग ने जो एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे हमें क्या मिलेगा, बोलो. इस केस के हिसाब से हम लोगों ने जो एसेट में अभी 120 करोड़ लगाया, इसके बदले हमें क्या मिला, बोलो क्या मिला इसके बदले? प्रॉफिट. लेकिन उसके पहले क्या, प्रॉफिट तो सेल से जनरेट हुआ है ना. हम लोगों ने 120 करोड़ लगाया, उससे हमें पहले हम लोग बोलेंगे कि सेल, उसके बाद वो सेल से प्रॉफिट. तो हम लोग इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, टू रिजल्ट इन सेल्स, ताकि हम लोग सेल्स कर पाए, है ना. क्योंकि एसेट मतलब ही तो फिक्स्ड और करंट, टोटल एसेट मतलब तो फिक्स्ड और करंट एसेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो सेल कर पाएंगे. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इन आवर एग्जाम्पल सेल्स इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टोटल एसेट. ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने ले रखा है, बताओ यहाँ पर हमारा जो सेल्स है वो टोटल एसेट के कितने गुना है. हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने गुना, बताओ. तो सेल्स कितना है 160 और टोटल एसेट कितना है 120. तो क्वेश्चन ये है कि हम कितने टाइम्स हम लोगों ने सेल किया है. सेल्स इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टोटल एसेट, 1.33. 1.33, करेक्ट. कैसे निकालेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. तो सेल्स कितना किया हम लोगों ने 160 करोड़. अच्छा, और टोटल एसेट कितना है 120 करोड़. देखो फिर से वही करोड़ करोड़ कैंसिल हो गया, 1.33 टाइम्स. ठीक है, तो हम लोगों ने 120 करोड़ एसेट में इन्वेस्ट करके 1.33 टाइम्स का सेल इनकट किया है. ठीक है, तो इन आवर एग्जांपल क्या है, सेल्स इज हाउ मेनी टाइम्स, तो सेल्स इज 1.33 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट. अच्छा, ये एक रेशियो भी होता है. ठीक है, ये तो हम लोगों ने एक एग्जांपल से यहाँ पर देखा कि सेल्स हमारा टोटल एसेट का कितना गुना है. और ये जो हम लोगों ने उसके लिए फॉर्मूला यूज किया ना, मतलब जो लिखा अभी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इसका एक नाम भी है. ठीक है, इस प्रोसेस का एक नाम है, इसको लिखो, विल कॉल इट द एसेट
टर्न ओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, मतलब कितना एसेट पे खर्चा करके कितना हम लोगों ने सेल इनकट किया, दैट इज एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका नाम होता है एसेट टर्नओवर रेशियो। बाद में हम लोग डिटेल्स में भी करेंगे, अभी इसको लिख दिया बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि कितने एफिशिएंटली मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, एक्स लिमिटेड का, उन्होंने अपने एसेट को मैनेज किया और कितने अच्छे तरीके से उसे यूटिलाइज करके इतना सेल्स प्रोड्यूस किया। ठीक है, जैसे तुम लोग सारे दिन जितना जो टाइम मिलता है तुम लोग उसको कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, उसी पे तुम लोग का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है, वो आउटकम जो है डिपेंड करता है। सिर्फ तुम लोग का नहीं, स्टूडेंट नहीं, हर एक इंसान के लिए वही होता है कि हम लोग अपना डे टू डे कितने अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, तभी हम लोग ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो एफिशिएंट नहीं होने से आउटकम भी स्लो हो जाता है। तो वही चीज देखो यहां पर भी हमें पता चलेगा, इट शोज द एफिशिएंसी with which management has utilized total asset। टोटल एसेट को कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया, वो पता चलता है इस रेशियो से। ठीक है, दैट इज एसेट टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल? बताओ, सेल करने का पर्पस क्या होता है? सेल करके तो दो ही चीज हो सकता है, या तो हाँ बोलो, प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, बट हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस तो प्रॉफिट ही होगा, तो टू रिजल्ट इन प्रॉफिट। इसीलिए यहाँ पर जब मुझे आंसर दिया था, शायद रोशनी ने दिया था कि विच इज द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट, इसलिए मैंने कहा इस पे डायरेक्ट प्रॉफिट मत लिखो, इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए। देखो, इन्वेस्ट करने का मतलब एसेट में देखो करंट एसेट भी आता है। देखो जैसे स्टॉक आता है, ठीक है, अब स्टॉक खरीदोगे तभी बेचोगे, तो इसका मतलब हम लोग करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब स्टॉक खरीद रहे हैं। अगर स्टॉक खरीदेंगे तभी बेचेंगे, दैट इज सेल्स। इसीलिए हम लोग ये लिख रहे हैं कि एसेट में इन्वेस्ट करने का मेन मोटो होता है सेल कर पाना। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो फिर फिक्स्ड एसेट को कैसे यूज करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। फिक्स्ड एसेट में मशीन आ सकता है, प्लांट एंड मशीनरी आ सकता है, फर्नीचर फिक्सचर आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, तो ये सब तो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये सब के बिना तो हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर हमारे पास प्लांट मशीनरी नहीं होगा और हम लोग ऐसा कुछ फिनिश गुड्स बना रहे हैं जिसमें हमें प्लांट मशीनरी का जरूरत है, फर्नीचर फिक्सचर का जरूरत है, एक बिल्डिंग का जरूरत है, एक फैक्ट्री का जरूरत है, तो फिर ये सब भी तो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो फिक्स्ड एसेट का मतलब ही तो वही होता है कि जो हमें अपने जो मतलब सर्विस प्रोवाइड करे या फिर हम लोग कुछ गुड्स प्रोड्यूस करें, उसमें हमें हेल्प करता है, वही तो फिक्स्ड एसेट होता है। तो ये सब के बिना भी तो हम लोग सेल नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक हम लोग एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे। एंड सेल करने का मोटो क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट कमाएं। अब लॉस हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में तो प्रॉफिट ही चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इससे क्या बनेगा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 से, व्हाट इज प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स? तो इसका आंसर तो मुझे पहले ही दे दिया था तुम लोगों ने, 25% इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल के हिसाब से कितना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 40 करोड़, सेल्स कितना था? 160 करोड़, इनटू 100, दैट इज 25%। ठीक है, दैट इज 25%, ये हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है इसको भी देखते हैं। जैसे ये लिखा मैंने, फिर इसका मतलब समझाया, वैसे ये जो 25% है इसका मतलब क्या होता है बताओ? 25% जो प्रॉफिट हुआ, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? पहला बात है, इसका एक नाम है, ठीक है, इसका एक अच्छा सा नाम है, इसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट मार्जिन।
ठीक है, इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब बताओ 25% का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ 25% के हिसाब से बताओ कि 25% का मतलब क्या होगा। 1/4 হবে। হ্যাঁ 1/4 তো হবে, মানে 25% প্রফিট অন সেল। প্রফিট আছে। হ্যাঁ वो तो हाँ ঠিক ही বলছো, তোমরা ঠিকই বলছো 25% অফ প্রফিট অন সেলস, মানে এটাকে এলাবোরেট করো মানে इसको। 100 টাকায় বেচতে 25 টাকা প্রফিট। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই জানতে চাইছি, ঠিক বলেছে ঋষভ। अगर हम लोग 100 रुपए में कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे, ये जनरल फॉर्म हो गया ना, अगर हम लोग 100 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो 25 रुपए का प्रॉफिट होगा, जो एक्स लिमिटेड का कंडीशन है। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर 200 रुपए का प्रोडक्ट बेचेंगे तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। हम लोग इसके प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, वही चीज हमें यहाँ पर लिखना है कि कंपनी को अगर सेल करना है 100 रुपए का तो वो ऑब्वियसली 25 रुपए का प्रॉफिट कमा सकती है, वही हम बोलना चाह रहे थे। इट शोज that out of every rupees 100 of sales, the company incurs 75 एज कॉस्ट। इसका भी मतलब समझा देते, 25 रुपए तो प्रॉफिट बताया, देखो ना कॉस्ट प्रॉफिट सेल, ये हम लोग कॉस्टिंग जब तुम लोग करते हो तो ये तो हम कितना बार बताते हैं ना, 25 रुपए का प्रॉफिट, सेल 100 रुपए का, तो कॉस्ट कितना 25 रुपए का प्रॉफिट, सेल अगर 100 रुपए का है तो कॉस्ट कितना होगा 75। 75। वही चीज लिखा है देखो कि अगर 100 रुपए का सेल करना है तो पहले पॉकेट से 25 रुपए का खर्चा करो, बात समझ रहे हो। अगर हमें 100 रुपए का सेल करना है तो पहले 25 रुपए पॉकेट से निकाल के खर्चा करो, तभी सेल कर पाओगे 100 रुपए का, उस पे 25 रुपए प्रॉफिट लगा के। तो कंपनी इनकर 75 एज कॉस्ट, ठीक है, एज कॉस्ट एंड 25 and get 25 as profit। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बनेगा इससे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं, कुड ए कॉम्बिनेशन of these two ratios result in something logical। अभी हम लोगों ने दो रेशियो यहां से निकाला, देखो एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो केस हम लोगों ने बनाया था, जस्ट 3 इंफॉर्मेशन मिला था हम लोगों को, प्रॉफिट एक्स लिमिटेड का कितना है, उसने कितना सेल किया और उसके पास कितना टोटल एसेट है। इससे हम लोग क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, इससे हम लोग ये सारा चीज एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास अगर ये डेटा हो तो हमें एनालिसिस तो करना है, चैप्टर का नाम ही क्या है, रेशियो एनालिसिस। तो देखो छोटा छोटा हम लोग रेशियो यूज करें, ये एक रेशियो है, डिवाइड समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, ये एक रेशियो है। तो हम लोग रेशियो यूज करके एक्स लिमिटेड का कंडीशन वो 3 डेटा के ऊपर डिपेंड करके एनालिसिस कर रहे हैं। अब लास्ट मैंने जो क्वेश्चन लिखा है कि दो जो रेशियो हमें मिला, एक हमें मिला सेल्स बाय टोटल एसेट, एक हम लोगों को मिला प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 है। एक बार अगर 100 हटा देते तो ये रेशियो बन जाएगा, और अगर 100 लिखते तो वो परसेंटेज में आएगा। तो अगर बार इनटू 100 हटा देते तो बचता क्या है, प्रॉफिट बाय सेल्स। तो ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें, क्या कोई स्पेशल चीज हमें मिल सकता है, क्या कोई इससे रेशियो निकल सकता है, देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, मैंने सिर्फ 100 को एलिमिनेट कर दिया, इनटू सेल्स बाय टोटल एसेट्स। इसको अगर कंबाइन करेंगे तो ये सिचुएशन মানে এটা কেটে কেটে গেলে অ্যাসেটের মধ্যে কত প্রফিট পেলাম সেটা বার। হ্যাঁ ঠিক, অ্যাসেট থেকে কতটা প্রফিট আর্ন করতে পারছি। हाँ सेल्स देखो हम लोग सेल्स को यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, सेल्स को, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नेट, इसको देखो सेल्स कैंसिल करके भी लिख सकते हो, 2 तरह से लिख सकते हो, जैसे कि ऋषभ बोल रहा है सेल को कैंसिल करके लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
टोटल एसेट, ठीक है। तो हम लोगों ने एसेट इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कमाया, एक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स बाय टोटल एसेट मतलब क्या था, एसेट टर्न ओवर रेशियो, ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो, और इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। इसका नाम होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका नाम होता है एसेट टर्नओवर रेशियो। और ये कितना है 25%, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आया था 25%, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और एसेट टर्नओवर कितना आया था 1.33 टाइम्स, ठीक है, 1.33 टाइम्स। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा देख लो, 1.33 इंटू 25% इंटू 25%, एक्चुअली इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ 100 नहीं लगाया था, देखो यहाँ पर तो मैंने 100 नहीं लगाया था, ये देखो यहाँ पर मैंने इंटू 100 नहीं दिया ना, तो हम सिर्फ 25 लिख रहे हैं। तो ये देखो 1.33 इंटू 25 तो 33.25, ठीक है, 33.25। तो ये क्या आ गया, ये इसको हम लोग अब परसेंटेज में लिख सकते चाहो तो, मतलब एक ही बात है, तुम लोग इसको 100 लिख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो 33.25%, तो इसका मतलब टोटल एसेट को इन्वेस्ट करके हम लोगों ने 33.25% प्रॉफिट कमाया। एसेट के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया, और ये है सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और ये एसेट को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, मतलब हर एक चीज को समझने का अलग अलग हमारे पास मतलब टूल्स है, जिसको हम लोग यूज करके कंपनी का अलग अलग कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि रेशियो एनालिसिस हम लोग क्यों पढ़ेंगे। देखो, रेशियो एनालिसिस इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम लोग कंपनी का कंडीशन को एनालिसिस कर पाए, तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या समझना है, देखो what else needs to be carried out for a conclusive evidence of the firm's performance। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये कहां तक क्वेश्चन हुआ था, 4 तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इतना सारा जो भी डेटा था, 3 तो डेटा ही था बस हमारे पास, एक प्रॉफिट था, एक सेल्स था, एक एसेट था, ये 3 डेटा से जितना कुछ हो सकता है हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट एल्स नीड्स टू बी कैरिड आउट फॉर ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फर्म्स परफॉर्मेंस। अगर फर्म का परफॉर्मेंस पे हमें कंक्लूजन लाना है तो हमें और क्या क्या चीजों का जरूरत हो सकता है। तो देखो, हम लोग 2 चीज कर सकते हैं। फर्म का ओवरऑल कंक्लूजन मतलब क्या होता है, ओवरऑल कंडीशन हमें पता करना है, कंक्लूजन टालना है कि ठीक है अब इस साल फर्म का ये हालत है, एक्स लिमिटेड का कंडीशन ये है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहला है कि एक्स लिमिटेड ये है 2021, 2020 में एक्स लिमिटेड अगर ये पुराना कंपनी है, मतलब अगर इसी साल बना हुआ है तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग इस कंपनी का पास्ट डेटा जो है उसके साथ इस साल का डेटा को कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है, बेटरमेंट है या फिर खराब की तरफ जा रहा है, ये कर सकते हैं। मतलब कंपनी खुद ही अपने साथ अपना कंपैरिजन चेक कर सकती है पास्ट डेटा से, या फिर कंपनी किसी और सेम टाइप ऑफ कंपनी के साथ अपना कंपैरिजन कर सकती है। जैसे एक्स लिमिटेड जो काम कर रहा है, वाई लिमिटेड भी सेम सेक्टर में है, तो एक्स लिमिटेड अपना कंपैरिजन वाई लिमिटेड के साथ कर सकती है और इससे कंक्लूजन उन लोग को मिल जाएगा कि उन लोग का कंडीशन कैसा है। तो खुद के साथ भी कंपेयर कर सकती है और किसी और कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकती है। तो ये कंक्लूजन के लिए हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो ये दोनों तरह का जो एनालिसिस होता है इसका नाम होता है इंटरफर्म एनालिसिस और इंट्राफर्म। तो देखो क्या होता है, इंट्राफर्म का मतलब क्या होता है, इंट्राफर्म दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस।
इंट्रा फर्म मतलब टाइम सीरीज। अब नाम सुन के तुम लोग समझ जाओगे। टाइम सीरीज, अभी मैंने कहा कि हमें पास्ट ईयर डेटा के साथ कंपेयर करना है, तो टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या, कि इसके पहले क्या था, इसके प्रीवियस ईयर में क्या कंडीशन था, या फिर उसके प्रीवियस ईयर में लास्ट 5 ईयर्स का कंपेयर करना चाहते हो करो, लास्ट 10 ईयर्स का करना चाहते हो तो करो, सिर्फ 1 साल का लास्ट कंपेयर करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। जैसे 2021 के साथ हम लोग 2015 से लेके 20 तक का डेटा लेके फिर उसको 21 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज मतलब जब हम लोग खुद ही अपने साथ अपने कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं पास्ट डेटा के साथ, तो उसको बोलते हैं इंट्राफर्म। दैट इज टाइम सीरीज, that is time series analysis. It refers to comparing this figure with the figure of past year of the firm. ये जो फिगर है इस साल का, उस फिगर को पास्ट ईयर के साथ वो कंपेयर कर सकती है, और इसका नाम क्या होता है, इंट्रा फर्म। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं इंटर फर्म। तो ऑल्सो इंटर फर्म। ठीक है, तो ये अगर खुद के साथ कंपैरिजन है तो इंटर फर्म का मतलब दूसरों के साथ कंपेयर करो। इंटर फर्म एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज क्रॉस सेक्शन। इसका और एक नाम होता है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। This involves comparing the firm's figure with that of similar firm। सेम जैसे मैंने कहा कि एक्स लिमिटेड का हम लोग कर रहे हैं, तो मान लो वाई लिमिटेड भी ऐसा एक कंपनी है जो कि एक्स लिमिटेड जैसा काम करती है वैसा ये लोग भी करते हैं, तो दोनों में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑल्सो इंटर फर्म एनालिसिस, दैट इज क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, दिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द फर्म्स फिगर विद दैट ऑफ द सिमिलर फर्म। अब इसका कंक्लूजन लास्ट हो जाएगा कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी लिखा ये क्या है, दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब समझोगे तुम लोग कि रेशियो एनालिसिस करना क्यों इतना जरूरी है, ताकि हम लोग अपना कंडीशन जो है वो समझ पाए। जैसे तुम लोग का एग्जाम होना क्यों मैंडेटरी होता है, ताकि तुम लोग खुद को एसेस कर पाओ, समझ पाओ कि क्या कंडीशन है तुम लोग का, तो वो एनालिसिस होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कंपनी का कंडीशन पता करने के लिए हमें रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग रेशियो ऐसे मिडिल में लिखेंगे, रेशियो जो कि इस डिवाइडेड बाय फॉर्मेट में होता है। रेशियो दो तरह का होता है, ये डिवाइडेड बाय फॉर्मेट में होता है, देन हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली रेशियो के लिए यही नोटेशन किया गया है। अच्छा, तो रेशियो दो तरह का होता है, एक प्योर रेशियो और एक होता है मिक्स्ड। अच्छा, प्योर रेशियो का मतलब क्या होता है, प्योर रेशियो का मतलब होता है बोथ x and y come from the same
statement like, ठीक है, एग्जाम्पल तुम लोग से ही पूछते हैं, तुम लोग बता पाओगे। स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर क्या, हम लोग किस चीज का एनालिसिस करने वाले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कैश फ्लो भी एक एनालिसिस था, कैश फ्लो में भी तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते थे, और उसके लिए हम लोग यूज करते थे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ बैलेंस शीट से भी कभी कभी हमारा सम्स हो जाता है, वो डिपेंड करता है कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, जो भी हो, हमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये दोनों का एनालिसिस करना है। और इसके लिए 3 मेथड होता है, एक होता है हमारा कैश फ्लो, एक होता है रेशियो एनालिसिस, और एक होता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी तो हम लोग रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, कैश फ्लो हम लोगों ने कर लिया। अब देखो बोथ एक्स एंड वाई, बोथ एक्स एंड वाई का मतलब ये जो डिवाइडेड फॉर्मेट में हम लोग रेशियो लिखेंगे, अगर दोनों ही सेम जगह से आ रहा है देन इट इज कॉल्ड प्योर रेशियो। तो स्टेटमेंट तो हमारे पास 2 ही है मेनली, क्या है, एक तो है बैलेंस शीट, अभी मैंने बोला, एक तो है बैलेंस शीट और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एसपीएल, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो अगर एक्स और वाई दोनों ही हमारा सेम जगह से आ रहा है तो हम लोग उसे बोलेंगे प्योर रेशियो। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट 2 रेशियो लिखा था, क्या इसमें से कोई प्योर रेशियो है? देखो पहला रेशियो हम लोगों ने ये वाला लिखा था, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। बोलो सेल्स कहां पर मिलता है, बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में? और टोटल एसेट कहां पर मिलता है? पीएलए सेल्स और टोटल एसेट बैलेंस। हाँ, तो फिर क्या ये प्योर रेशियो होगा? मिक्स्ड डेटा, एटा मिक्स्ड, हाँ ये मिक्स्ड है, ये प्योर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह से। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये वाला प्रॉफिट बाय सेल्स, इसका बताओ। एटा प्योर, क्योंकि प्रॉफिट भी हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल से मिल रहा है और सेल्स भी हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल से मिल रहा है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का मतलब क्या होता है, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोले तो ट्रेडिंग प्लस पीएल दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, है ना। और बैलेंस शीट मतलब जो तुम लोग जानते हो, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी। अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि एक हम लोगों ने यहीं से देखा नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये भी होगा, क्योंकि जीपी रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, क्यों होगा ये भी समझ लो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? GP by sales into 100. जीपी बाई सेल्स इंटू 100। जीपी भी कहाँ से आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, और सेल्स भी कहाँ आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा है बता सकोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा है, कौन से सिचुएशन में जाके हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, बोलो। প্রোডাকশনের সময়, প্রোডাকশন করাটা তো একটা খরচা, কোন সিচুয়েশনটাতে আমার ওটা বলবো কি আমার ওটা অপারেটিং প্রফিট? প্রফিট প্রোডাকশন তো আমি খরচা করছি, বাট অপারেটিং প্রফিট তারা যদি কিছু বানালাম সেটা থেকে প্রফিট হলো তো ওইটাই। আমি যদি কিছু প্রোডাকশন করলাম সেটা থেকে প্রফিট হলো, মানে কোন জায়গাটা বলো? জিপি, জিপি মানে তো গ্রস প্রফিট, নেট প্রফিট মানে তো যেটা পিএল থেকে পাই, তাহলে অপারেটিং প্রফিট। আচ্ছা মানে ওই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে যদি কোনো প্রফিট হয়। तो वो ওইটা কাকে বলে ওটা আমাকে জানতে হবে। अच्छा देखो एक बार हम बता देते हैं कि एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन से सिचुएशन में आके कौन सा प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। तो उसके लिए हम एक बार स्टेटमेंट जो है वो तुम लोग को यहाँ पर बना के दिखाते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बना के दिखाते हैं ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। इसको याद रखना है तुम लोग को, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए बताओ? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स, ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मेट है, ठीक है, इसको समझ पाओगे इजीली। सेल से क्या माइनस करने से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, बोलो। सेल करके तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, सेल से क्या माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा? পারচেজ, হ্যাঁ পারচেজ, ওগুলো সবগুলোকে মিলিয়ে কি বলে? পারচেজ सही बोल रहे हो। হ্যাঁ বলো আরেকবার বলো। डायरेक्ट एक्सपेंस, है वही तो, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस सब सही बोल रहे हो, लेकिन ये सबको मिला के एक नाम होता है वो पूछ रहे हैं। सही बोल रहे हो,
परचेज जो बोले हो वो भी सही, डायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहे हो वो भी सही, लेकिन ये सबको मिला के एक नाम होता है, वो नाम बोलो मुझे। कॉस्टिंग में पढ़ते हो, चलो इतना इंफॉर्मेशन बता दिया, बोलो नाम बोलो। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या नो, थोड़ा सा और, कॉस्ट शीट याद करो, प्राइम कॉस्ट के आगे जाओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट। नहीं नहीं, इसका नाम ये नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये ठीक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या ये सही नाम नहीं होगा कि सेल से अगर हम लोग कॉस्ट को माइनस करें तो तभी हमें जीपी मिलेगा, ये परफेक्ट नाम होगा ना। तुम लोग जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे कि यहाँ परचेस नहीं लिख सकते, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिख सकते, और वो सब मिला के प्राइम कॉस्ट होता है, वो सही बात है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीओजीएस, जो कि सबसे बेटर नाम होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम लोगों ने बेच दिया उसका कॉस्ट। अब हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, इससे हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। देखो ये जो लिख देंगे ना तुम लोग, जो भी जीपी, एनपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, इसमें मिस्टेक नहीं होगा आगे जाके। अच्छा, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम लोग क्या माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग माइनस करेंगे सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं एसजीए, ठीक है, एसजीए, सेलिंग एक्सपेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ये अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑफिस का कोई फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया, ये सब, ठीक है, तो माइनस करने से अब जो प्रॉफिट मिलेगा इसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये लेवल पे जो प्रॉफिट आता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोगों को प्लस या माइनस करना पड़ सकता है, क्या, नॉन ऑपरेटिंग गेन और लॉस, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग गेन और लॉस, ये हमें यहां पर ऐड या लेस करना पड़ सकता है। मतलब देखो, हम लोगों ने पहले सेल्स किया, सेल्स करके हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया, कॉस्ट को हटाने से हमें प्रॉफिट पता चलेगा। अब सेल करवाने के लिए हम लोगों ने जो भी खर्चा किया था, जैसे सेलिंग का खर्चा, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, कोई बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जैसे प्रिंटिंग, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर सिचुएटेड इन ऑफिस, ठीक है, ये सारा खर्चा माइनस करने के बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग गेन और लॉस से, जो कि तुम लोग पीएल में एक्चुअली करते हो। तो पीएल में जब लिखते हो बाय इंटरेस्ट इनकम, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों का अगर काम नहीं है, क्योंकि देखो अभी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग तो तुम लोग समझ गए होगे क्योंकि कैश फ्लो करके आए हो। अगर मैंने एक लॉटरी जीता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक लॉटरी जीता, तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग गेन है, क्योंकि लॉटरी जीतना मेरा कोई काम नहीं है, बाई चांस मैंने जीता, तो इससे हम अपना इनकम में थोड़ी ना दिखा सकते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग गेन या फिर नॉन ऑपरेटिंग लॉस को हमें माइनस करना है। जैसे गोडाउन से चोरी हो गया, इस वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो क्या हम बोलेंगे मेरा प्रॉफिट उतना कम है? नहीं, तो ये तो बाई चांस हुआ है, रोज रोज थोड़ी ना होगा। तो इस तरह का चीज, अब इसका और हम क्या डिटेल्स बोले, कैश फ्लो में तुम लोग इतना कर चुके हो, नॉन ऑपरेटिंग गेन और लॉस, ठीक है, तो ये जो आएगा इसे हम लोग बोलते हैं अर्निंग। ये इस पॉइंट पे आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको तुम लोग एफएम में क्या बोलते हो, EBIT, है ना, EBIT, इस जगह पे EBIT आता है। अब इसके बाद तो तुम लोग को पता ही है, बोलो अब तो याद होगा, EBIT के बाद क्या देना पड़ता है सबसे पहले। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिला एग्जैक्ट अर्निंग, इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले का। तो सबसे पहले क्या पे करना पड़ेगा बताओ, इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट पे करने से क्या बचा हुआ रहेगा, EBIT से आई हट गया, हाँ, EBT या फिर PBT, मतलब प्रॉफिट या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स। ये सब तो तुम लोग को पता ही, प्रॉफिट या फिर अर्निंग बिफोर
टैक्स। अब इससे क्या पे करेंगे, इससे पे करेंगे टैक्स, टैक्स टैक्स। अच्छा टैक्स पे कर देते हैं तो जो बचेगा उसका क्या नाम होता है? नेट प्रॉफिट। अर्निंग आफ्टर टैक्स। हाँ नेट प्रॉफिट या फिर पैट, नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या फिर पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ गया। अच्छा अब हमें क्या देना पड़ता है इससे, बताओ इससे हम लोग क्या देते हैं? ये तो प्रेफरेंस कंपनी डिविडेंड। है, इससे अगर अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरह का शेयर होल्डर हो सकता है, इक्विटी शेयर तो होगा ही होगा, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर, और एक हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम दिखा रहा है तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पहले देना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड ये हमें पहले देना पड़ेगा, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, लेकिन ये हमेशा हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन अगर दोनों ही शेयर होल्डर है तो क्या होगा, हम एकदम मतलब जिस्ट से बता दे रहे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पहले देना पड़ेगा, इक्विटी बाद में होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, इनको प्रॉफिट या लॉस जो भी है इनको लास्ट में ही मिलता है, ये ट्रू ओनर है। तो फिर ओनर का काम क्या है, पहले जो भी खर्चा है वो सब देने के बाद अपना जो बचेगा वो डिवाइड कर सकते हैं ये लोग अपने अंदर, क्योंकि मोर देन वन ओनर होते हैं। तो ये मिल गया, ये जो बचा इसे हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। देखो ये लैंग्वेज भी तुम लोग को मिलेगा, इसे हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, या फिर इसी को बोल सकते हैं अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये बच गया इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल बच गया। तो ये इनकम स्टेटमेंट अगर तुम लोग याद रखोगे, देखो बेसिकली तुम लोग ईबीआईटी से याद रखते हो ये मुझे पता है, लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखना है हमें, क्योंकि इससे हम लोग रेशियो एनालिसिस का आंसर फटाफट कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, चलो जो हम लिखवा रहे थे कहाँ चले गए, यहाँ पर था शायद, हाँ। तो प्योर रेशियो ये पता चल गया। अच्छा एक्चुअली हम पूछ रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इसीलिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होगा, तो प्रॉफिट निकालने आना चाहिए ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाले, इस वजह से ये लिखवाया, ठीक है। जब करेंगे हम डिटेल्स में लिखवाएंगे ये सारा। अच्छा अब हम लोग लिखेंगे मिक्स्ड रेशियो। तो मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, देखो ये हो गया प्योर रेशियो, अब लिखेंगे मिक्स्ड रेशियो। एक्स एंड वाई come from different statement, जैसे यहां से हम लोग देख सकते हैं, देखो यहां से एक हम लोगों ने रेशियो देखा था ना, दो रेशियो देखा था, एक ये वाला नेट प्रॉफिट बाय सेल्स और ये सेल्स बाय टोटल एसेट। देखो सेल्स आया हुआ है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल से और टोटल एसेट बैलेंस शीट से, तो दोनों अलग अलग जगह से आया है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे मिक्स्ड रेशियो। लाइक एसेट टर्नओवर रेशियो, अच्छा उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, मतलब कितना कैपिटल लगाया हम लोगों ने और कितना सेल्स किया, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। अच्छा एक नोट लिखना था, यहां पर लिखवा देते हैं, एक नोट तुम लोग इसके नीचे लिख सकते हो यहां पर, फॉर मिक्स्ड रेशियो बैलेंस शीट फिगर is generally taken as average, that is opening plus closing divided by 2, ठीक है। ये नोट अभी लिखवा दिया, देखो कहां पर यूज होगा, जब क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे, अभी लिख के रख दो। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज।
कितने तरह से हम लोग रेशियो को क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। पहला है लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म। लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। दूसरा लिखो एक्टिविटी और एफिशिएंसी। एक्टिविटी और एफिशिएंसी, जिसका एक हम लोगों ने एक्स लिमिटेड का एनालिसिस पे भी देखा, एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो, उसमें हम लोगों ने एफिशिएंसी देखा था मैनेजमेंट का कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग एसेट को यूज कर पाते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं उसके ऊपर एनालिसिस। नेक्स्ट हो जाएगा लिवरेज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। और लास्ट वैल्यूएशन और मार्केट बेस्ड। वैल्यूएशन और मार्केट बेस्ड, ये 5 तरह का क्लासिफिकेशन हमें सीखना है रेशियो एनालिसिस में। अच्छा, तो पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, दैट इज लिक्विडिटी, ये वाला, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो मुझे बताओगे कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? यहां पर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हमारे लिए लिक्विड क्या होता है? बताओ, लिक्विड क्या होता है? कैश। कैश। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब है कि हमारे पास हम लोग कितने लिक्विड हालत में है, क्योंकि लिक्विडिटी अगर हमारा रहेगा, देखो इसके साथ रिलेटेड तुम लोग को एक नाम मिल रहा है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। अब हमारे जो कॉमर्स में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मतलब 12 मंथ्स या फिर 12 मंथ से कम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो 12 मंथ के अंदर कितने सॉल्वेंट हम लोग हैं, तो 12 मंथ्स के अंदर सॉल्वेंसी पता करने का मतलब है क्या हम लोग इतने केपेबल है कि 12 मंथ्स के अंदर हम लोग का जितना भी लाइबिलिटी है हम लोग उसको पे कर पाए? क्या 12 मंथ्स के अंदर हम लोग अपना लाइबिलिटी को पे ऑफ कर पा रहे हैं? मतलब कौन से लाइबिलिटी का बात हो रहा है? 12 मंथ्स के अंदर पे करने का बात हो रहा है, तो कौन सा लाइबिलिटी पे करने का बात हो रहा है? करेंट। करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि सॉल्वेंसी से तो हम लोग को ये पता चलेगा ना, सॉल्वेंट का मतलब क्या है, हम लोग अपना जो लाइबिलिटी है वो पे ऑफ अगर नहीं कर पाते तभी तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है, क्योंकि इसने जो भी ऑब्लिगेशंस लिया था उसे पे ऑफ नहीं किया, तो ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंसी हमें प्रूव करना है शॉर्ट टर्म पेमेंट के रेस्पेक्ट में। तो हमारे लिए पेमेंट अगर करना है तो हमें लिक्विड भी रहना पड़ेगा, मतलब हमारे पास लिक्विड कुछ होना चाहिए ना पेमेंट करने के। जैसे क्रेडिटर को पे करना चाहते हो तो कैश होना चाहिए, कुछ लोन था शॉर्ट टर्म का वो पे करना चाहते हो, कुछ इंटरेस्ट है वो पे करना चाहते हो, तो इस तरह का जो भी कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज था वो पे करना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। और उसके लिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है कि नहीं उसको पता करने के लिए हमें लिक्विडिटी को पता करना चाहिए कि हमारे पास लिक्विडिटी हालत कितना है। तो इसका क्या होता है, देखो, दिस कैटेगरी ऑफ ratios measures the firm's ability to pay off current liability। देखो जो बोला मैंने
उसी को नोट डाउन करवाया कि हम लोग करेंट लायबिलिटी पे करने के लिए कितने केपेबल है, उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें जो रेशियो का जरूरत होगा उसका क्लासिफिकेशन कहाँ मिलेगा, लिक्विडिटी या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में, यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कितने सारा रेशियो होता है। लिक्विडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास दो रेशियोज होते हैं, एक है करेंट रेशियो और दूसरा है क्विक या फिर क्विक रेशियो, या फिर इसका नाम है एसिड टेस्ट या फिर लिक्विडिटी। इस रेशियो को लिक्विडिटी भी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बेसिकली ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है तो हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो करेंट रेशियो पता करना है, तो करेंट रेशियो कैसे पता करेंगे, करेंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। हाँ, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। अच्छा, ये हमें मेजर करना पड़ेगा। इस सब का एक स्टैंडर्ड नॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्म मतलब उससे कम या ज्यादा होने से हम लोग बोलेंगे कि कंडीशन बहुत खराब है, या फिर मतलब बेटर हालत में करना पड़ेगा, या फिर बेटर के आसपास है। जैसे अगर तुम लोग का फीवर होता है, जब तुम लोग मेजर करते हो थर्मोमीटर से, तो अब वहां पर जो शो करेगा उसके ऊपर पता चलेगा ना तुम लोगों को कि क्या कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है, क्या मलेरिया वाला बुखार है, या फिर नॉर्मल वायरल फीवर है, या फिर कुछ और है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड नॉर्म हमें चेक करना पड़ेगा ना, तो उसी तरह से हम लोग चेक करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्म कंपनी का भी, कि कंपनी कितने अच्छे कंडीशन में है। तो वही चीज होता है। तो करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी से हम लोग चेक कर सकते हैं। नाउ क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट, सेम यही वाला होता है, थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों होगा बता रहे हैं। करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ये तो पता है क्योंकि अभी सब इन्वेंट्री यूज होता है, नया बात तो नहीं है। करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा देखो सेम ही है, लेकिन यहां से इन्वेंट्री हटा देना है। क्यों, क्योंकि मुझे क्विक लिक्विडिटी चेक करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम क्विक है। क्विक मतलब तुरंत हमें किस चीज से पैसा मिलेगा। तो देखो एक सर्कल हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्टॉक खरीदा। ठीक है, स्टॉक खरीदने के बाद जब हम लोग इसे सेल करते, कैश सेल हुआ तो पैसा मिल गया, बात खत्म। लेकिन अगर क्रेडिट सेल होता है तो क्या जनरेट होता है, डेटर जनरेट होता है। अब डेटर जब हमें पेमेंट करता है तो हमें कैश मिलता है, या फिर हो सकता है इस डेटर के ऊपर बिल्स ड्रॉ करना पड़ा हमें, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। अब या तो हमें डेटर से पेमेंट मिल सकता है, और अगर हम लोगों ने बिल्स ड्रॉ किया है तो उससे ये वाला क्या बन जाएगा, कैश बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग कैश से स्टॉक खरीदेंगे, यही तो सर्कुलेशन बिजनेस में चलता रहता है। लेकिन मुझे এক বছরের বেশি হয়ে যায় তাই এটাকে আমরা নিতে পারবো না। এক বছরের বেশি মানে মানে স্টকটা ওই যেটা ক্রেডিট স্টক থাকে ওইটাকে আবার বিগিনিং এ ইউজ করি পরের বছরে, তো এক বছরের এর বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই মাইনাস করি। না এই জন্য নয়, এই কনসেপ্টটা এরকম নয়। एक्चुअली হচ্ছে देखो, एक्चुअली क्या हो रहा है, डेटर से कैश मिलेगा ये कंफर्म है, बताओ है कि नहीं। क्योंकि डेटर अगर बना है तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो बेच दिया है, पैसा नहीं दिया है। डेटर से कैश मिलेगा, अगर वो बैड डेट नहीं हो जाता है तो वो अलग बात है। ये कंफर्म है कि मुझे डेटर से कैश मिलेगा। अब बिल्स ड्रॉ किया है तो सेल्स तो हो चुका है, तो ये भी कंफर्म है कि अगर मेरा बिल डिसऑनर नहीं होता है, वो अलग केस है, अगर डिसऑनर नहीं होता है तो मुझे कैश मिल जाएगा। और कंफर्म मुझे ये कैश मिल सकता है। ठीक है, कंफर्मली ये तो कैश मिल गया। ठीक है, मिल गया, ठीक है, रिसिप्ट हो गया मुझे। लेकिन मेरा कैश से हम जो नया स्टॉक खरीदे उससे मुझे फिर से कैश मिलने के लिए मुझे ये सर्कल से जाना पड़ेगा। बताओ, ये सर्कल से जाना पड़ेगा। तो ये जो सर्कल मेरा बन रहा है, ये स्टॉक जो है जो अभी तक सेल नहीं हुआ, जो सेल हो गया, स्टॉक जो सेल हो गया उससे तो मुझे पैसा मिल ही जाएगा। अगर डेटर मेरा इंसॉल्वेंट नहीं होता है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर नहीं होता है, अगर बिल ड्रॉ हुआ है तो अलग कंडीशन है। लेकिन जो स्टॉक अभी तक सेल नहीं हुआ है, क्या ये मुझे क्विकली कैश लाके देगा, ऐसा जरूरी है। मतलब मेरा प्रोडक्ट जो बिक गया, मेरे पास 10 लैपटॉप है स्टॉक में, ठीक है, 10 लैपटॉप है। ठीक है, मैंने 3 लैपटॉप जो है वो बेच दिए, ठीक है, और एक कैश में बेच दिया
और बाकी 2 क्रेडिट में बेच दिया, तो मुझे क्या मतलब एक्सपेक्टेशन रहेगा, कैश वाला जो है उसका तो पेमेंट मिल गया, उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो 2 क्रेडिट में बेचा है, बताओ इससे पेमेंट आना आसान है या फिर बचे हुए जो 7 लैपटॉप है उससे पेमेंट आना आसान है? बताओ, मेरा बात समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलो। মানে যেটা আছে আমাদের কাছে ওখান থেকেই তো পেমেন্ট আনা সোজা। কোনটা থেকে পেমেন্টটা সোজা? এই 7টা থেকে না এই 2টো থেকে? দুটো থেকে। দুটো থেকে না, যেটা সেল করে দিচ্ছে এটা আমাদের কাছে কোথায় আছে? এটা তো কাস্টমারের কাছে চলে গেছে, है ना? এটা তো কাস্টমারের কাছে চলে গেছে, এইটা আমাদের কাছে আছে 7টা। देखो जो बचे हुए 7 लैपटॉप है ये तभी हमें पेमेंट लाके देगा जब ये सेल होगा। इसका तो एक प्रोसेस होगा ना, जब ये फिर से सेल होगा तभी ये पेमेंट लाके देगा, उसके पहले तो नहीं ला दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्रेडिट सेल हुआ है ये मुझे पेमेंट ला देगा। अब देखो, अब कोई पैसा नहीं देता है वो तो एथिक्स का बात हो गया, वो तो दूसरा चीज हो गया, लेकिन मान लो हम लोगों ने बोला 15 दिन बाद आप इतना दे दीजिएगा, जो भी हमारा डीलिंग्स हो रखा है, तो या फिर इंस्टॉलमेंट में बेचा है तो इंस्टॉलमेंट आना स्टार्ट हो जाता है कुछ डाउन पेमेंट करने के बाद, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से पेमेंट मिलता जा रहा है, लेकिन जो बचे हुए स्टॉक में है, मतलब जिसका अभी तक सेल ऑकर्ड नहीं हुआ है, उससे हमें पेमेंट मिलना उतना आसान नहीं है, क्विकली नहीं मिलेगा। तो डेटर से पेमेंट मिल सकता है, बिल्स रिसीवेबल ये सबसे मिल सकता है। इसी रीजन से इन्वेंट्री को हम लोग यहाँ पर नहीं लेते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री को नहीं लेते क्योंकि इस पे हमें थोड़ा डाउट है कि पता नहीं कब पैसा लाके देगा, क्विकली नहीं लाके देगा। ऑब्वियसली पैसा तो ये भी लाके देगा, जो बचे हुए 7 लैपटॉप है वो भी बिकेगा कभी ना कभी, वो भी पैसा हमें लाके देगा। लेकिन हमारा फोकस अगर जल्दी कैश पाने पे है तो हम लोग यही बोलेंगे ना, अभी 2 दिन बाद पैसा मिल जाएगा, 2 लैपटॉप बेचे। ये तो नहीं बोलेंगे कि 7 लैपटॉप मेरे स्टोर में पड़ा हुआ है उससे पैसा मिल जाएगा। जब तक उसका कस्टमर नहीं होता है हम कैसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसा मिल जाएगा? जरूर मिलेगा, बेचने के लिए ही तो रखा है, बट देखना पड़ेगा कब जब तक सेल नहीं होता है तब तक तो हम लोग इस पे। কুইক মানে 1 বছরের মধ্যে করতে হবে তাই তো? হ্যাঁ বলো। মানে কুইক মানে যেটা আমরা কুইকের টাইমটা ধরছি ওটা 1 বছরের মধ্যে করতে হবে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কুইকটা মানে আমার 1 বছরের মধ্যে করতে হবে। क्विक मतलब मुझे 1 साल के अंदर करना पड़ेगा, लेकिन इन्वेंट्री पे हमें थोड़ा डाउट रहता है जब तक वो सेल में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब जब तक इन्वेंट्री डेटर नहीं बन जाता है, इन्वेंट्री जब तक डेटर नहीं बन जाता है तब तक डाउट है। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन। इन्वेंट्री इज द लीस्ट, मतलब पीछे चला जाता है, ठीक है। लीस्ट लिक्विड, सबसे कम है इसका लिक्विडिटी, क्योंकि करंट एसेट से माइनस किया ना। करंट एसेट में क्या आता है? डेटर आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज भी माइनस होता है, और एक चीज भी माइनस होता है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। कहाँ लिखे? इधर तो जगह नहीं है। और एक चीज भी माइनस होता है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसका क्या लॉजिक है? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हम लोगों ने ये खर्चा कर दिया है? बताओ, क्या इस वजह से हमारा कैश आउटफ्लो हो चुका है? प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो करेंट एसेट। मैंने जस्ट इतना पूछा है कि अगर हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया है कहीं पर, क्या हम लोगों ने कैश आउटफ्लो कर दिया है? ये बताओ। हाँ किया है। तो बताओ, मुझे लिक्विडिटी जांच करना है, मतलब मुझे ये देखना है मेरे पास कितना कैश है। तो अगर मैंने किसी भी चीज का प्रीपेड एक्सपेंस कर रखा है तो क्या ये कैश मेरे पास है? ना नहीं, तभी इसको माइनस करना है, ये मेरे लिक्विडिटी में नहीं आएगा। अगर मेरा पैसा चला गया है मेरे पास से ड्यू टू प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो तो करंट एसेट में है ही नहीं। अगर वो करंट एसेट में, मतलब करंट एसेट में लिखा जाता है वो अलग बात है, उसका लॉजिक अलग हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ क्या चेक कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे लिक्विडिटी चेक कर रहे हैं, तो उतना पैसा तो मेरे पास से चला गया, तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग क्विक वाले में नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये भी माइनस होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे लीस्ट। अच्छा, इसको कंप्लीट करते हैं। इन्वेंट्री, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा मैंने। इन्वेंट्री इज द लीस्ट लिक्विड करंट एसेट। करंट एसेट, हेंस अनरिलायबल, मतलब इस पे रिलायबिलिटी थोड़ा कम होता है, इस पे रिलायबिलिटी कम होता है। अच्छा, नेक्स्ट इस पे लिखेंगे
क्विक रेशियो इज अ much more stringent measure of liquidity. इससे लिक्विडिटी ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है और इसका भी एक स्टैंडर्ड नॉर्म है. इट्स स्टैंडर्ड नॉर्म इज 1:1. ठीक है, ये 1:1 हालत में अगर दिख रहा है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अपना रेशियो एनालिसिस कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ उसका कंडीशन ठीक है. अच्छा, और एक रेशियो होता है. हाँ बोलो. মাছ মোড়ের পর কি লিখেছে? কোনটার পর বলো তো? মাছ মোড়। ও much more stringent measure R STRANG. अच्छा, अब देखो हम लोगों ने लिक्विडिटी पे कौन सा पढ़ा? एक तो था करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो और नेक्स्ट पढ़ रहे थर्ड, दैट इज एब्सोल्यूट कैश रेशियो. एब्सोल्यूट कैश रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी. मुझे सिर्फ एब्सोल्यूट जो कैश है वही लेना है. जैसे डेटर कैश तो लाके देगा बट वो कैश तो नहीं है. और इन्वेंट्री का तो मैंने पहले ही बताया, मेरे पास 7 लैपटॉप पड़ा हुआ है लेकिन जब तक उसका कस्टमर नहीं बनता है तब तक तो हम नहीं बोल सकते कि वो मुझे जल्दी जल्दी कैश ला के देगा. सारा अलग अलग है. देखो, पहले बना था करंट रेशियो जहां पर हम लोग ये चेक करते थे कि मेरे पास कितना करंट एसेट है, क्या हम उससे अपना लाइबिलिटी पे कर सकते. तो वहां हम डेटर को भी कंसिडर करते थे, अपने स्टॉक को भी कंसिडर करते थे, बिकॉज करंट एसेट में सभी आता है. प्रीपेड एक्सपेंस को भी कंसिडर करते थे. फिर बोला गया नहीं, थोड़ा क्विक लिक्विड रेशियो देखो. क्विक मतलब जिसपे जल्दी जल्दी कैश बन सकता है, जिसमें से हम लोगों को हटाना पड़ा स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस. लॉजिक क्या लगाया हम लोगों ने कि स्टॉक जो है वो जब तक उसका कस्टमर नहीं बनता है, मतलब स्टॉक जब तक डेटर में कन्वर्ट नहीं होता है वो टाइम कंज्यूमिंग है कैश जनरेट करने में, इसीलिए उसको हटा दो. प्रीपेड एक्सपेंस वो तो ऑलरेडी पैसा चला गया है तो उसको हटा दो. अब हम लोग पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट कैश रेशियो, मतलब सिर्फ एब्सोल्युटली कैश जो देगा वो बताओ. तो करेंट लायबिलिटी पे करने के लिए तुम्हारे पास एब्सोल्यूट कितना कैश है, तो हम लोग लिखेंगे कैश, जो कैश इन हैंड या एंड कैश एट बैंक हो सकता है. और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसको क्यों कन्वर्ट किया जाता है इसका एक अच्छा एग्जांपल देखो. अगर तुम लोग आज एक शेयर खरीद रहे हो, आज एक शेयर खरीद लिए, एक हफ्ते बाद तुम लोग को लगा इसको बेच देना है, या फिर कल भी सोच सकते हो आज खरीदे हो कल लग रहा है मुझे बेच देना है, या फिर उसी सेम डे पे भी तुम लोग बेच सकते हो. अभी खरीदा अभी लग रहा है नहीं मुझे बेच देना है, तो भी तुम लोग के पास पैसा मिल जाएगा. मतलब शेयर खरीदते हो तो वो पैसा तो कंपनी के पास चला गया जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, लेकिन तुम लोग जब चाहो उसको कैश पे कन्वर्ट कर सकते हो. इसीलिए इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट कैश. ठीक है, एब्सोल्यूट कैश है ये. तो एब्सोल्यूट कैश रेशियो क्या है कि एब्सोल्युटली तुम्हारे पास कितना कैश है उससे हम लोग अपना करंट लायबिलिटी कितना पे कर सकते हैं, इससे हमें जो मेजरमेंट मिलेगा उसका नाम है एब्सोल्यूट कैश रेशियो. नेक्स्ट एक है डिफेंसिव इंटरवल मेजर. इसका फॉर्मूला है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज divided by cash operating expenses पर डे. अच्छा, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना है हमें. देखो ये वाला, ये डिफेंसिव इंटरवल मेजर, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. इमेजिन ए सिचुएशन where the firm's sales comes to
stand still, how will the firm meet its daily operating expenses? देखो यहाँ पर एक सिचुएशन मैंने लिखा है कि ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन करो जहां पर फर्म का सेल जो है वो बंद हो गया है। कोविड सिचुएशन में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका सेल बंद हो चुका है, ठीक है, तो ये तुम लोग आसानी से इमेजिन कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ा कोविड के साथ उतना मैच नहीं कर रहा, नहीं मैच कर सकता है। देखो जितने भी ऑफिस में स्टाफ वगैरह है, जब लॉकडाउन वगैरह हो रहा है ज्यादा जोर शोरों से, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा सेल वगैरह बंद हो जा रहा है, लेकिन क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस बंद हो रहा है? मतलब स्टाफ को सैलरी देना है, देना पड़ेगा। रेंटेड अगर ऑफिस है तो रेंट भी भरना पड़ेगा। सेल हो या ना हो, हमें अपना जो ऑपरेटिंग खर्चा है, डे टू डे का जो खर्चा है, तो वो तो हमें करते जाना है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे जो भी फिक्स्ड नेचर का है, वेरिएबल नेचर का होगा तो नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, अगर ऑफिस ओपन ही नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं होगा, तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें देना ही पड़ता है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बोला, यहाँ पर ये सिचुएशन बोल रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो जहां पर फर्म का सेल बंद हो गया है, तो फिर वो अपना डेली का खर्चा कैसे निकालेगा, बोलो। अभी जैसे मैंने कहा कि कोविड में ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिनका सेल रुक गया, तो वो लोग अपना डेली का खर्चा कैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं जब ऐसा सिचुएशन ऑकर हो रहा है। कभी कभी सेल हो भी रहा है उन लोग का, लेकिन ऐसा सोचो कि सेल बंद हो गया, अब डे टू डे का खर्चा कैसे निकालोगे? फिलहाल क्या क्या ऑप्शन है तुम लोग के पास? लिक्विड कैश यूज कर। हाँ, अभी जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या फिर लिक्विड कैश कुछ तो होगा, उसको यूज करेंगे अभी डे टू डे का खर्चा निकालने के लिए। जैसे कोविड में ये सबके पास ही हुआ, अचानक से सबका काम बंद हो गया, बहुत सारे लोगों का, तो फिर वो लोग कैसे अपना डे टू डे का खर्चा निकाल रहे थे? तो इतने दिन सबने जो भी अर्निंग किया था, वो कैसे भी मुश्किल से उसी पैसे से अपना गुजारा कर रहे थे। फिर थोड़ा थोड़ा ये जो रिलैक्सेशन आता है, लोग उसमें काम करते हैं, फिर ये तो सिचुएशन रोल आउट होते जा रहा है। तो हम लोग क्या मतलब बंद थोड़ी ना कर देते, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बंद करना इतना आसान थोड़ी ना होता है। तो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो करते जाना है। कैसे करेंगे? जो अगर हमारे पास कुछ पैसा वगैरह पड़ा हुआ है तो उससे कर सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? द फर्म विल यूज द अवेलेबल कैश बैलेंस, जो कैश पड़ा हुआ है इनके पास वो ये लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, हेंस दिस रेशियो, देखो इसीलिए इस रेशियो का नाम क्या है? डिफेंसिव, डिफेंस करने के लिए, ठीक है। हमारे पास क्या, किस तरह से हम लोग अपना खर्चा को मतलब कर सकते हैं अगर हमारा सेल रुका हुआ है, क्योंकि सेल से ही खर्चा निकलता है, बट सेल रुका हुआ है तो हम लोग कैसे डिफेंस कर सकते हैं खुद को? तो उसके लिए ये रेशियो है। द फर्म विल यूज द अवेलेबल कैश बैलेंस, तो हेंस दिस रेशियो measures the number of days that the firm will be able to survive। मतलब इस तरह से कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं, देखो जितने दिन कर पाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कितना कैश है सबके पास, हमारे पास, ठीक है। मतलब सीधा सा बात है कि अगर मान लो इतना हार्ड लॉकडाउन हो रहा है कि कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो जिनका बैंक बैलेंस या फिर कैश बैलेंस जितना ज्यादा है वो उतने दिन सरवाइव करेंगे, और जिनका जितना कम है उनको उतना जल्दी प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम सभी को आएगा, बट उतना जल्दी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है जिनका सेल रुक गया है, तो ये अपने डे टू डे का खर्चा कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? जितना दिन कैसे उतने दिन निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ से ये मेजर कर पाते हैं कि द नंबर ऑफ डेज, कितने दिन फर्म सरवाइव कर सकता है। इसीलिए देखो
हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे पास इतना टोटल कैश है, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्यों लेंगे, क्यों, ये तो ऑलरेडी एक लिक्विड फॉर्मेट में ही है, शेयर को कब भी चाहो बेच सकते हो, बेच के पैसा निकाल सकते हो। तो हम लोगों के पास मान लेते हैं कि 5 लाख है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है, और हम लोग इस 5 लाख से कितना दिन निकाल सकते हैं, तो हमारा डेली का एक्सपेंसेस कितना है वो उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लो एक जन का मान लेते हैं घर पे डेली का एक्सपेंस है 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो 100 रुपए है तो 5 लाख रुपए है, तो वो अपना डे टू डे का खर्चा कितने दिन तक निकाल सकता है, बोलो। अगर एक दिन का खर्चा 100 रुपए है तो 5 लाख रुपए से वो कितना दिन निकाल सकता है बिना सेल किए कोई कंपनी? ये कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, 100 नहीं, इसको कर देते हैं, एक कंपनी का मान लो खर्चा होता है डे टू डे का 10,000, ठीक है, कंपनी का एक दिन का खर्चा है 10,000 और कंपनी के पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है या फिर 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो बताओ वो कितने दिन सरवाइव कर सकती है? 50 days 50 हो रहा है या 500 हो जा रहा है? 50 500 हो जा रहा है, ठीक है 500 हो रहा है, देखो 500 इज मतलब कंपनी बिना सेल किए अपना जो डे टू डे का एक्सपेंस है वो 500 दिन निकाल सकती है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट मिल गया कि हम लोग कितने दिन अपने को डिफेंस कर सकते हैं, डिफेंस इंटरवल मेजर, इंटरवल ना मतलब कितने दिन तक, तो अभी से लेके जिस दिन मेजर करें तब से लेके 500 डेज जब तक कवर होता है तब तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव इंटरवल मेजर। अच्छा, अब देखो रेशियो के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमें रेशियोस निकालना पड़ता है, दूसरा हमें कमेंट भी करने बोलता है। कमेंट का मतलब हमें ये बताना पड़ेगा सारा एनालिसिस करके, जैसे तुम लोग का रिपोर्ट कार्ड जो बनता है, ये तो मतलब एक हायर क्लास में जाने के बाद उतना नहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब तुम लोग छोटे छोटे थे तब ऐसा लिखा हुआ रहता था, गुड, बेटर या फिर और भी कर सकते हो। अभी तुम लोग का वो ग्रेडेशन सिस्टम है तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो, किसी को ए मिला तो उसका कुछ अलग मतलब होता है, ए प्लस का कुछ अलग मतलब होता है, लिखा हुआ रहता है ना, तो दैट इज कमेंट, कि तुम लोग का जो रिजल्ट आया उससे कमेंट क्या मिल रहा है। तो वैसे ही रेशियो में भी हमें कमेंट करना पड़ता है कि एनालिसिस करके हमें क्या पता चल रहा है कि कंपनी का क्या कंडीशन है। तो हम लोग अगर हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो दो ऐसा पॉइंट है जिसे यूज करके हम लोग कमेंट कर सकते हैं। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आया लेकिन तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट में लिखे तो लिखे क्या, तो दो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं जिसको यूज करके तुम लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे जितना भी रेशियो हम लोग पढ़ेंगे, आज तो सारा नहीं पढ़ सकते हैं, आज हम लोगों ने लिक्विड ये वाला पॉइंट को पूरा कंप्लीट किया, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। तो जितने सारे भी रेशियो होंगे उसके लिए हम अभी लिखवा दे रहे ऑल दीज रेशियोज, चाहे कोई भी रेशियो हमें मेजर करने बोले तो तुम लोग लिख सकते हो। मान लो एक कंपनी का तुम लोग को 3-4 रेशियो एनालिसिस करने बोला, तो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या कमेंट करना है, तो तुम लोग लिख सकते हो ऑल दीज रेशियोज इंडिकेट्स a trade-off between liquidity and profitability। ये एक पॉइंट तुम लोग अगर लिखोगे तो ये कमेंट बन जाता है। क्यों बनता है देखो, लिक्विडिटी का मतलब और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब बताओ। लिक्विडिटी तो अभी हम लोगों ने कितना लिक्विड अभी कितना इस पे चर्चा किया। देखो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि हमारे पास इतना कैश कितना है ताकि हम लोग अपना करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाए, दैट इज लिक्विडिटी। तो कैश कितना है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो इन दोनों के अंदर का जो ट्रेड ऑफ है, ठीक है, हर रेशियो हमें वही बताता है, इन दोनों के अंदर का ट्रेड ऑफ हमें बताता है। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के मिडिल का ट्रेड ऑफ हमें बताता है सारा का सारा रेशियो। तो कुछ नहीं समझ में आए तो तुम लोग इतना लिख सकते हो कि दिस रेशियो इंडिकेट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पर्टिकुलर जो भी रेशियो यहाँ पर एनालिसिस करने बोलेगा उसका तुम लोग ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है। अच्छा, इसके अलावा और एक पॉइंट भी लिख सकते हो, ऑल दीज रेशियोज should
मतलब बैलेंस, ट्रेड ऑफ मतलब क्या बोले, बैलेंस। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बैलेंस मतलब लिक्विडिटी मतलब मेरे पास कितना कैश है, ठीक है, और या फिर कितना ऐसा मेरे पास इतना डेटर है या फिर इतना बिल्स रिसीवेबल है जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमाने से कि कैश आएगा ये गलत बात है। मान लो मैंने जैसे कि देखो सेल, जब तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो बाई सेल्स, तो तुम लोग यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों ही लिखते हो, और इसका प्रॉफिट यहाँ पर जीपी बोल के दिखा देते हो। 100 रुपए का कैश सेल किया, 200 रुपए का क्रेडिट सेल किया, 300, और 300 पे प्रॉफिट कमाया 100 रुपए। लेकिन 100 रुपए पूरा अभी तुम लोग के पास नहीं आया, क्योंकि कैश सेल वाला प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन क्रेडिट सेल वाला तो प्रॉफिट अभी तक नहीं आया। तो इन दोनों के अंदर का जो बैलेंस है वही चीज, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी एक चीज नहीं होता है। तो वही इन दोनों के अंदर का जो बैलेंस है वो हमें रेशियो हेल्प करता है समझाने के लिए, इसीलिए ये पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट लिखो, ऑल दिस रेशियो शुड बी एडजस्टेड, सॉरी शुड बी सब्जेक्ट टू टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। तो जितने सारे भी रेशियोज है वो हमें टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये कमेंट तुम लोग कर सकते हो। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्वेश्चन देते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे क्या करना है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, करेंट रेशियो 1:8, क्विक रेशियो 1:1, सॉरी 1.8 और 1.1, ठीक है। 1:2 नहीं है, 1.8 है, मतलब ये नॉर्मल डेटा है, ऐसे दूर दूर लिखते रहे। 1.8 1.1। अच्छा, करेंट लाइबिलिटी 40 लाख, करेंट लाइबिलिटी 40 लाख। कैलकुलेट इन्वेंट्री, बताओ इसका कैसे आंसर निकालोगे इन्वेंट्री। तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसे यूज करना है। तो पहले लिखेंगे करेंट रेशियो दिया हुआ है, तो करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था, करेंट रेशियो का फॉर्मूला था करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। करेंट रेशियो कितना है 1.8, 1.8 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CA/CL, ठीक है, ये एक लिख सकते हैं। अच्छा, और एक पता है हमें क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस यूज नहीं करेंगे। अब इसका क्या लॉजिक है, देखो एक्चुअली जो फॉर्मूला बना हुआ है उसमें हम लोग ये यूज कर सकते, कहाँ गया फॉर्मूला, मैम है बोलो। 28 लाख होगा, हाँ 28 लाख होगा इन्वेंट्री, 28 लाख होगा। अच्छा देखो, करेंट एसेट इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अब कहां पर क्या यूज करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, वो तुम लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अलग मतलब अगर ये नहीं यूज करते हो कुछ आंसर अलग आएगा। और अगर हम लोग ये देखो, ये मेन फॉर्मूला ये है कि स्टॉक को लेस करो, मतलब इन्वेंट्री को लेस करो। लेकिन मैंने बोला प्रीपेड भी लॉजिकल है, प्रीपेड भी हम लोग कर सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर फिर प्रीपेड क्यों नहीं लिखना है, तो तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, बट अगर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस लिखेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। क्यों, अगर हम लोग यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस लिखेंगे कैसे फंस जाते हैं अभी दिखाते हैं, देखो। और नीचे लिखते हैं करेंट लाइबिलिटी, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वही लिख रहे हैं,
करेंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो बताया है 1.1, तो 1.1 इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। अब प्रॉब्लम क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ करके तो हमें इन्वेंट्री का आंसर निकालना है, जिसमें हमें करेंट लाइबिलिटी बता दिया 40 लाख। अब देखो यहाँ से हमें क्या रिलेशनशिप मिल जाएगा, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, देखा नहीं, करेंट एसेट डिवाइडेड बाय 40 लाख, बिकॉज करेंट लाइबिलिटी 40 लाख बता दिया है। अब यहाँ से हमें करेंट एसेट मिल जाएगा। चलो पहले करेंट एसेट निकाल लेते, 40 लाख एल लिख दिया मैंने इंटू 1.8, कितना होता है 72 लाख, है ना, 72 लाख। तो पहले मेरा करंट एसेट आ गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको पुट करेंगे, देखो पूरा फॉर्मूला लिख के हम समझा रहे हैं कि क्यों प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिखना है, तो उसके लिए पहले लिख ही लेते हैं। 1.1 करंट एसेट हम लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिया था सब्सटीट्यूट करके 72 लाख। इन्वेंट्री नहीं पता, वही तो निकालना है। प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं पता, बट वो नहीं बोला है निकालने के लिए, ठीक है, अभी समझाते हैं, लिख के कोई फायदा क्यों नहीं है। यहां पर लिखेंगे 40 लाख। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 40 लाख इंटू 1.1, ये हो जाता है 44 लाख इक्वल टू 72 लाख माइनस इन्वेंट्री, 28 लाख। हाँ 28 लाख माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसको दीदी হ্যাঁ বলো। বলছি ইনভেন্টরি 28 লাখ। হ্যাঁ इन्वेंट्री 28 लाख। अच्छा अब हम लोग ये 44 लाख और इधर माइनस 72 लाख करते हैं तो माइनस 28 लाख आएगा, है ना, माइनस 28 लाख इक्वल टू आ रहा है माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब कैसे फंस गए हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस लिख लिए हैं, इधर हम लोगों ने एक ही वैल्यू निकला है 28 लाख। अब जो इन्फॉर्मेशन है उससे तो किसी भी हालत में ये प्रीपेड एक्सपेंस नहीं निकल सकता है। इसका मतलब ये तो एक फॉर्मूला है कि प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन जरूरी है क्या सारे ऑर्गेनाइजेशन के करेंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस होगा ही होगा, क्या ये गारंटी है, बोलो ना। नहीं, लेकिन इन्वेंट्री होगा। ये प्रीपेड एक्सपेंस हो ये गारंटी नहीं है। इसका मतलब जब ये कंडीशन हो रहा है तो हमें प्रीपेड एक्सपेंस को यूज ही नहीं करना चाहिए, मींस प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो। एक्चुअली प्रीपेड एक्सपेंस इन लोग का नहीं है, तो इसका मतलब ये बना इस तरह से, तो फिर इसको लिख के जीरो लिखना नेसेसरी नहीं है, इसीलिए तुम लोग इसमें प्रीपेड एक्सपेंस लोगे ही नहीं। तो तुम लोग को क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा, और जितना तुम लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तुम लोग को आइडेंटिफाई हो जाएगा क्यों नहीं लिखना है। अब देखो जैसे क्विक रेशियो में और एक चीज मैंने बताया नहीं, चलो और एक चीज भी होता है, मतलब हम भूल गए, बताए नहीं एक्चुअली हम भूल गए, यहाँ पर लिखवा देते हैं। कभी कभी फॉर्मूला में करेंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट भी किया जाता है, बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है, ये ओवरऑल फॉर्मूला है। अब ये ओवरऑल फॉर्मूला कब यूज करेंगे कब नहीं करेंगे वो डिपेंड कर रहा है, लेकिन मेन फॉर्मूला जो है उसको हम इस तरह से कवर कर देते हैं। मेन फॉर्मूला है हमारा इतना, ये किसी भी हालत में होगा, क्यों, क्योंकि स्टॉक तो होगा ही हर एक कंपनी का, अगर स्टॉक ही नहीं है तो वो कंपनी कैसी, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा, उसको बेचेगा क्या, इसीलिए इन्वेंट्री तो होगा ही होगा, नहीं तो फिर इस रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर इन्वेंट्री भी हटा दोगे तो ये बन जाएगा ना। अब इन्वेंट्री क्यों रहेगा ही रहेगा, बिकॉज स्टॉक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा अगर वो प्रोडक्ट बेचती है। अगर सर्विस वाली कंपनी है तो अलग बात है, लेकिन हर एक सर्विस वाला रहेगा तो ठीक है, उनका स्टॉक कुछ अलग हो सकता है, मतलब उन्होंने कितने लोगों को कितना सर्विस दिया, तो वो चीज यूज कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट, उनके लिए ये तो इन्वेंट्री जो है वो होना ही चाहिए। बिना इन्वेंट्री के बिजनेस किस तरह का, वो तो नहीं हो सकता। मेरा स्टॉक ही जीरो है तो क्या बिजनेस कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, अब अगर तुम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख लेते तो भी सेम ही कंडीशन आता। क्यों, जरूरी थोड़ी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बैंक ओवरड्राफ्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, अगर होता तो हमें कुछ ना कुछ हिंट्स दिया हुआ रहता। तो हम लोग धीरे धीरे जब और भी क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर बीओडी लिखना नहीं है, तो जब ऐसा सिचुएशन हो प्रीपेड एक्सपेंस बीओडी लिखने का जरूरत नहीं है। मैंने एक प्रीपेड एक्सपेंस है तुम लोग को समझा दिया क्यों जरूरत नहीं है लिखना। अच्छा, और एक क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स
50 lakh total asset टर्नओवर रेशियो। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि जब एक्स लिमिटेड का स्टार्टिंग में हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने एसेट टर्नओवर रेशियो तुम लोग को दिखाया था कैसा होता है। सेल्स 50 लाख, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स, फिक्स्ड एसेट्स इज टू करंट एसेट 4:1, current liability 35 lakh, inventory 10 lakh, ये भी रुपीज में होगा, हाँ 10 lakh, कंप्यूट current ratio and quick ratio। करंट और क्विक रेशियो निकालो। अच्छा, हम लोग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, सेल्स दिया हुआ है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ, पहला रेशियो मिल गया, हम लोग पहले रेशियो को लिख लेंगे, ठीक है। तो एक रेशियो मिला टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, तो पहले यहां पर लिखते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अच्छा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अभी आज सेल्स बाय टोटल एसेट, सेल्स बाय टोटल एसेट्स। अच्छा, 2 टाइम्स इक्वल टू 2 टाइम्स। अच्छा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सेल्स बाय टोटल एसेट, तो 2 टाइम्स इक्वल टू सेल्स बाय टोटल एसेट, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी लिख सकते हो। अच्छा, और एक क्या बोला है, अच्छा यहाँ जगह था मैंने देखा नहीं, चलो यहाँ पर भी लिख लेते, यहाँ पर जगह था, लिख लेते फिक्स्ड एसेट बाय करंट एसेट, ये बताया इस टू में, फिक्स्ड एसेट तो हम लोग इस टू में लिख लेते, फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय करंट एसेट, ये बताया है 4/1, ठीक है 4/1, और करेंट लाइबिलिटी बताया है 35 लाख, ठीक है। करेंट लाइबिलिटी 35 लाख, इन्वेंट्री 10 लाख, ये डायरेक्टली हमें बता दिया है। अच्छा, तो इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 4 इंटू करेंट एसेट, इससे हम लोग लिख सकते हैं फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 4 इंटू करेंट एसेट, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब करेंट रेशियो और हमें कैलकुलेट कर 25 लाख, কোনটা বলো? টোটাল অ্যাসেটটা 25 লাখ হবে। টোটাল অ্যাসেটটা 25 লাখ, দাঁড়াও দেখতে পাচ্ছি না তো, টোটাল অ্যাসেট 25 না, হ্যাঁ 25 লাখই হবে, না 250 লাখ হবে। সেলসটা 50 লাখ না? সেলসটা 50 লাখ, দেখে নিচ্ছে এক মিনিট। সেলস হ্যাঁ সেলস তো 50 লাখ, হ্যাঁ তাহলে তাই তো হবে মনে হচ্ছে, দেখছি এক মিনিট। सेल्स 50 लाख तो कितना होगा, सेल्स 50 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इनटू करके देखना पड़ेगा, रुको जीरो का कुछ गड़बड़ किया होगा मैंने, देखते हैं। यहाँ पर हो गया 50 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो 2 इंटू टोटल एसेट इक्वल टू 50 लाख, देयरफॉर टोटल एसेट इक्वल टू, हाँ 25 लाख, सही 25 लाख ही होगा, 25 लाख, तो टोटल एसेट पता चल गया 25 लाख, ठीक है। टोटल एसेट हमें पता चल गया, सेल्स का डेटा यूज करके हम लोगों ने टोटल एसेट निकाल लिया 25 लाख। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है अपना क्विक रेशियो और करंट रेशियो। अच्छा, करंट रेशियो क्या होगा? करंट रेशियो तो होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। देखते हैं क्या कुछ पता है हमें इसके बारे में।
करंट लायबिलिटी पता है 35 लाख, करंट लायबिलिटी पता है 35 लाख, ठीक है। करंट लायबिलिटी करंट रेशियो इक्वल टू CA बाई 35 लाख, ये पता है। अच्छा, क्विक रेशियो का मतलब करंट एसेट माइनस क्या होगा, इन्वेंट्री माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट तो 5 लाख, तो करंट एसेट 5 लाख, মানে 25 লাখ ইন্টু 1/5। 25 लाख इंटू 1/5, 1/5 না, ওইভাবে হবে না, তুমি এইভাবে বের করছো, রেশিওতে বের করছো 4:1। টোটাল অ্যাসেট যদি 25 লাখ হয় আর কারেন্ট অ্যাসেটের 1 এটা, তাহলে 25 লাখ ইন্টু 1/5, এভাবে হবে না? এটা তো ফিক্সড অ্যাসেট ইজ টু কারেন্ট অ্যাসেট করা আছে, ফিক্সড অ্যাসেট আর কারেন্ট অ্যাসেটের রেশিও দেওয়া আছে, মানে ফিক্সড অ্যাসেট যদি 4 ভাগ হয় তাহলে কারেন্ট অ্যাসেট 1 ভাগ বলছে। না মানে টোটাল অ্যাসেট মানে ফিক্সড অ্যাসেট প্লাস কারেন্ট অ্যাসেট, তো তাহলে 25 লাখ ইন্টু যদি 1/5 করি তো তাহলে কারেন্ট অ্যাসেটটা বার হয়ে যাবে না? अच्छा एक मिनट देखिए ওটা ঠিক হচ্ছে কিনা देखो। टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। अच्छा, टोटल एसेट तो हम लोगों ने निकाला है कितना, 25 लाख, एक बार देख लेते हैं वैसे सही हो रहा है कि नहीं। टोटल एसेट 25 लाख। अच्छा, फिक्स्ड एसेट मतलब 4 करंट एसेट, ये रिलेशन लिख सकते हैं, 4 करंट एसेट प्लस करंट एसेट, तो 25 लाख इक्वल टू 5 करंट एसेट, तो करंट एसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 लाख हो रहा है। 5 लाख কি আসছে তোমার ওটাতেও? হ্যাঁ ম্যাম 5 লাখ। তাহলে ওইভাবেও হবে, वैसे भी हो जाएगा। ये देखो हम लोग ऐसे भी कर सकते, करंट एसेट ऐसे, হ্যাঁ বলো। আমার 6,25,000 6,25,000 কি কারেন্ট অ্যাসেট? হ্যাঁ ম্যাম। না, কারেন্ট অ্যাসেটটা কিন্তু 5 লাখ কি আসবে, 6,25,000 কিভাবে এলো, ভুল হচ্ছে তাহলে। কিভাবে এলো দেখো, ওটা কিভাবে করেছো? হ্যাঁ ম্যাম একটু ভুল হয়েছে। ভুল হয়েছে না, 5 লাখ ही হবে। ये देखो हम लोग ये ফিক্সড অ্যাসেট ম্যাম 20, হ্যাঁ বলো। ফিক্সড অ্যাসেটটা ম্যাম 20 লাখ। फिक्स्ड एसेट है 20 लाख, तो अभी तो 25 होगा, फिक्स्ड एसेट 20 लाख। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर जो लिख रहे थे, चलो इसको लिख लेते हैं, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी क्विक रेशियो हमें निकालना है, तो क्विक रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री पता है कितना, 10 लाख। इन्वेंट्री पता है, देखो कितना है इन्वेंट्री, कहाँ गया, 10 लाख पता है। अच्छा, करेंट लायबिलिटी ये लिखना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी निकाला था हम लोगों ने, कहाँ पर तो निकाला है, चलो करंट एसेट निकाला है, करंट एसेट 5 लाख निकाल लिया है, तो करंट लायबिलिटी भी निकल जाएगा। ये देखो करंट एसेट कितना है 5 लाख, तो करंट रेशियो हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, ये तो मैं पता है 35 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, और ये भी निकल जा रहा है फिर, अच्छा ये भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये 50 लाख होगा। करंट एसेट, एक मिनट, करंट एसेट कहाँ पर लिखा मैंने, রেশিওটা মাইনাসে আসবে। রেশিওটা মাইনাসে চলে এলো, দাঁড়াও তাহলে কোনো ডিজিট ভুল লিখে দিয়েছি, জিরো একটা বেশ কম বেশি হচ্ছে, एक मिनट रुको, जीरो शायद कुछ, ओ 500 लाख करना पड़ेगा तभी माइनस में आ रहा है, सॉरी सेल्स का, और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दो, हो जाएगा, अब हो जाएगा 500 लाख हो रहा है, ये 500, 1 2 3 4, हाँ 500 लाख हो रहा है, थोड़ा सा चेंज करो नहीं तो माइनस में आ जा रहा है ना, 500 लाख, तो इसको 500 लिखो, 500 लाख, सारा ठीक है, बस जीरो एक लगाओ नहीं तो माइनस में आंसर आ जाएगा, 500 लाख। হ্যাঁ তাহলে তো টোটাল অ্যাসেট 250 মানে লাখ কারেন্ট অ্যাসেটটা 50 লাখ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তখন हाँ सब में एक एक जीरो हो जाएगा, देखो चेंज हो जाएगा, एक एक जीरो से चेंज हो जाएगा। ये हो गया 500 लाख, तो ये हो जाएगा 250 लाख, टोटल एसेट 250 लाख। तो इधर लिखा था ना मैंने बाकी, ये देखो अगर टोटल एसेट मेरा 250 लाख है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ना, टोटल एसेट मेरा 250 लाख है, फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा, इसको হ্যাঁ 50 লাখ হবে কারেন্ট অ্যাসেট। हाँ 50 लाख हमें, वो वाला भी ठीक है, बट उसमें तो नेगेटिव आ जा रहा है ना, वो भी हो सकता है बट नेगेटिव नहीं करना था मुझे। चलो ये 50 लाख आ रहा है करंट एसेट, वो क्या हुआ ना मेरा यहाँ पर एक जीरो मैंने कम दिया था, 50 लाख 1.42। हाँ हाँ
अब इसको 50 लाख कर दो, तब आंसर आ जाएगा 50/35, 1.428 ऐसा आ रहा है। ठीक है, 1.428:1 लिखना है, रेशियो होता है ना तो 1 लिखना है। अब यहाँ पर क्विक रेशियो भी निकल जाएगा। करेंट एसेट 50 लाख, ठीक है, करेंट लायबिलिटी तो गिवन था 35 लाख, तो 40/35, 1.14, 1.2:1 ऐसा आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा बताओ तो कौन सा कंडीशन सही है कंपनी का? इसका स्टैंडर्ड नॉर्म क्या होता है? क्विक रेशियो का 1:1 होता है, करेंट रेशियो का 2:1 होता है। बताओ कंपनी का इन दोनों से क्या एनालिसिस ला सकते हो तुम लोग? करेंट बोलो, करेंट रेशियो का ঠিক আছে, কারেন্ট রেশিওটা ঠিক নাই। क्विक रेशियो ठीक है 1:1, उतना भी खराब हालत में नहीं है, बट करेंट रेशियो में लाइबिलिटी ठीक है, बट करेंट एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज लाइबिलिटी अगर मेरा 1 है तो मेरे पास एसेट 2 होना चाहिए। स्टैंडर्ड नॉर्म था 2:1, है ना? स्टैंडर्ड नॉर्म क्या था? 2:1। तो इससे ये पता चल रहा है, देखो ना, पता चल रहा है हम लोग को क्या, कि हमारे पास ये 1.42:1, तो 1, अच्छा ऐसा है, मतलब 2 के आसपास है, 2 के आसपास मतलब घूम रहा है, बट अभी तक नहीं गया है 2 तक। ठीक है, तो एसेट मेरा थोड़ा और भी ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, और भी थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा। एसेट के मुकाबले लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि 50/35 ये 2:1 नहीं बता रहा है। ये अगर 25 होता तब ठीक था, मतलब मेरा लाइबिलिटी ठीक है, मेरा लाइबिलिटी 35 है, तो एसेट मेरा उससे ज्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 70 लाख अगर होता तो हम लोग बोलते बेटर कंडीशन में है। तो थोड़ा सा कंपनी का हालत इस रेस्पेक्ट में देखो तो खराब चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसको इंक्रीज करने का टारगेट रखना है? एसेट को इंक्रीज करने का कोशिश करना है, या फिर हमें अपना लाइबिलिटी को चेक करना है कि अगर हम लोग अपना लाइबिलिटी मतलब जो भी बन रहा है वो अगर हम लोग कम कर पाते हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए, और एसेट को इंक्रीज करने पे। और यहाँ पर अगर देखो तो क्विक रेशियो तो 1:1 होता है, मतलब जितना मेरे पास एसेट है उतना ही मेरा लाइबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर एसेट जो है वो 40 लाख है, जबकि लाइबिलिटी हमारा 35 लाख। ठीक है, वो उतना भी खराब नहीं है, 1.14 एसेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू लाइबिलिटी, जो मतलब जो प्रोपोर्शन उन लोगों ने रखा है। ठीक है, तो देखो आज हम लोगों ने यहाँ पर ये इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट दिन हम लोग ये सब कंप्लीट करके फिर इस पे अलग अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट दिन ये सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस पे जितना भी मतलब फॉर्मूला वगैरह होता है कोशिश करेंगे कि सारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग इस पे जो कंप्लीट सम है वो करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।